हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो आज हम चर्चा करने जा रहे थे वो हम चर्चा करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां रही हैं उनके बारे में। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति है, उस नीति के तहत मतलब ये चर्चा में क्यों रही है और इससे संबंधित कुछ डेटा फैक्ट्स वगैरह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, इससे पहले जो हमने क्लासेस डिस्कस की हैं, जो क्लासेस पे चर्चा की है, वो चर्चा की है जो इंडिया के बायलैटरल रिलेशन रहे हैं उनके लिए की है, और जो न्यूज़ रहे जो पहले न्यूज़ में रहे थे या जो कंट्री न्यूज़ में रही थी, उन सबको एक एक करके हमने क्या कर लिया है, उस पर चर्चा कर ली है। तो आज इस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास है कौन सी? फोर्थ क्लास है इंटरनेशनल रिलेशन की, जिसमें हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? पीटी 365 विजन आईएएस की पीटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अप्रैल 2023 से लेके और दिसंबर 2023 तक जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे हैं उन सबको डिस्कस किया गया, उस सबको इनमें समाहित किया गया है। तो जो इसमें समाहित किया गया उसी को हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ अपने इनपुट्स भी शामिल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज चर्चा में क्यों रहा है जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। तो चर्चा में इसलिए रहा है कि जो एक हालिया विश्लेषण से ये पता चला है कि जो कोविड महामारी थी उसके बाद से भारत का अपना जो साउथ एशियन कंट्रीज थे, जो उसके पड़ोसी थे साउथ एशिया में, उनके साथ व्यापार जो है, ट्रेड जो है, क्या हुआ? कम हो गया, कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। और यह भारत के कुल व्यापार का लगभग 3% से भी कम हो गया है। यह जो पिछले दशक की तुलना में सबसे कम, मतलब पिछले 10 सालों में ये सबसे कम रहा है। अगर इस विश्लेषण के एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि 2021-22 में इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बांग्लादेश था और उसके बाद नेपाल और श्रीलंका आते थे। जो ये व्यापार सीमित हुआ है, जिसमें गिरावट हुई है, इसके कुछ कारण है। तो कोई कारण भी तो होंगे, किसी चीज के पीछे वो गिरावट क्यों है, तो उसके पीछे कारणों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जो सीमा शुल्क हैं, जो फीस हैं, जिनको हम पैरा टैरिफ बोलते हैं, वो रहे हैं, और बोझिल नियम रहे, खराब बुनियादी ढांचा, और जो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट रही है, और जो औपचारिक अनौपचारिक व्यापार रहे हैं। और ये सब के कारण क्या हुआ है, जो व्यापार है वो गिर गया है। दूसरा क्या कि जो कोविड-19 महामारी और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में जो हाल ही में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इन कारणों से भी ट्रेड प्रभावित हुआ, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ट्रेड कहाँ से करेंगे? खाने के लाले पड़ रहे थे उनके लिए। तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर देता है, और इसके आधार पर पड़ोसी देशों के साथ जो परस्पर संपर्क परामर्श रहता है और निस्वार्थ पारंपरिक क्या रहता है, गैर पारंपरिक निस्वार्थ परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, और जो बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और कल्चर के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी इस कारण से चर्चा में रही है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। तो चर्चा में इसलिए रहा है कि जो 2023 में चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ मनाई है, और इसके अलावा हाल ही में इटली चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। इटली एकमात्र ऐसा देश है जो BRI में शामिल था और G7 नेशन में भी शामिल है। तो ये आपसे क्वेश्चन में फॉर्मेशन हो सकता है। और BRI के बारे में बात करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो यह चाइना का एक विशाल अवसंरचना प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे 2013 में शुरू किया गया था। और इसके तहत क्या कि जो भूमि और समुद्री रूट नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और फिर उसके आगे यूरोप से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। इसका जो उल्लेख है, जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से? मतलब क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और व्यापार में बढ़ोतरी करना,
और नेक्स्ट क्या है, जो आर्थिक समृद्धि है उसको प्रोत्साहित करना, ये इसके उद्देश्य रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2015 में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, सीपैक था, उसको BRI के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था और यह 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग था। जो यह कॉरिडोर था ये चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग उइगर जो क्षेत्र है वहां से पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के में जो एक ग्वादर बंदरगाह है उसको जोड़ता है, ग्वादर पोर्ट को जोड़ता है। भारत ने इस कॉरिडोर के निर्माण पे जो आपत्ति व्यक्त की थी, क्यों की थी, क्योंकि यह जो है भारतीय क्षेत्र जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहां से होकर गुजरता है। ठीक है, अगर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू की गई पहलों की बात करते हैं तो G7 देशों ने कौन सी की है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII पहल लॉन्च किया है। दूसरा क्या कि ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव चालू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो यूरोपीय यूनियन द्वारा 300 बिलियन यूरो का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जुटाने के लिए एक रणनीति है। तो अब बात करते हैं कि भारत में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए कौन कौन सी पहले की गई हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो भारत ने अभी जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था उसकी शुरुआत की है। ठीक है, और क्या किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है INFTC है उस पे भी कार्य चल रहा है। तो INFTC के बारे में और देख लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। INFTC के बारे में देखते हैं तो यह एक भारत और ईरान के साथ दीर्घकालिक सहयोगी ढांचे में मिलकर कार्य करेंगे। INFTC के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है। जो INFTC है सर्वप्रथम हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है और इसके आगे ये रूस के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है। जो ये आप रूट देख रहे होंगे न्यूज में, सॉरी मैप में, ये आप ये वाला रूट देख रहे हैं ना। जो वर्तमान में अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 13 कंट्री सदस्य हैं। कौन कौन से हैं वो, भारत, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन और सीरिया इसमें शामिल है। तो अब बात करते हैं कि जो भारत के लिए जो INFTC है उसका क्या महत्व है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत और रशिया के बीच में जो वस्तुओं के परिवहन की लागत है उसको लगभग 30% तक कम कर देगा और जो दोनों देशों के बीच में होने वाले परिवहन में जो समय लगता है उसको कहीं ना कहीं ये 50% तक घटा देगा, मतलब उसको आधा कर देगा। और जो भारत और रशिया के बीच जो ढुलाई की लागत है उसको भी 30% तक कम कर देगा, 30% तक कम कर देगा। और जो टाइम पीरियड लगता था आने जाने में उसको 40 दिन की तुलना में उसको घटाकर 45 डेज के बीच में लिया जाएगा। और यह गलियारा क्या करेगा, मध्य एशिया और उसके आगे की जो पहुंच है उसको सुगम बनाएगा, उसको क्या करेगा, उसको सुगम बनाएगा। तो इसके INFTC के ये लिए भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट जो चर्चा में रहा है वो इजराइल एंड हमास वॉर रहा है। जो इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है उसमें चर्चा में रहा है। तो हमास ने मिलिटेंट ग्रुप ने क्या ऑपरेशन तूफान अलक्सा फ्लड भी बोलते हैं के तहत इजराइल पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया गया और इजराइल ने इस हमले के प्रतिरोध में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, काउंटर वार कर दिया। जो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष है उससे जुड़ी घटनाओं की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। तो देखते हैं कि जो ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया बाल्फोर घोषणा पत्र 1917 में, जिसका उद्देश्य था कि जो फिलिस्तीनी है, जो फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करना था। और 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब स्टेट में विभाजित करने का संकल्प पारित किया था।
वहीं 1956 में जो दूसरा अरब इजराइल युद्ध हो जाता है, तो ये जो सुएज युद्ध है, मैं एक तरफ इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं थी और दूसरी तरफ जो था वो मिस्र मतलब इजिप्ट और उसके सहयोगी देश थे। 1967 में तीसरा अरब इजराइल युद्ध हो जाता है, जो कि 6 दिवसीय युद्ध के नाम से भी फेमस है। और 1973 में योम किप्पुर का युद्ध हो जाता है, जिसको हम चौथा अरब इजराइल युद्ध भी कहते हैं। तो हमारे इंपोर्टेंट क्या है कि योर किप्पुर युद्ध भी पूछा जा सकता है एग्जाम की, योर किप्पुर युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो इसको भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। 1987 में फिर क्या होता है कि जो हमास है उसकी स्थापना होती है। हमास को क्या बोलते हैं? इस्लामिक रेजिडेंट मूवमेंट की स्थापना 1987 में होती है और यह गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू किए गए एक पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के परिणाम स्वरूप किया गया था। 1994 में ओस्लो समझौता होता है, जिसमें जो गाजा है और जो वेस्ट बैंक है, पूर्वी यरूशलेम को छोड़कर उसके कुछ हिस्सों पर सीमित स्वशासन के लिए एक अंतरिम निकाय के रूप में गठन किया जाता है। ठीक है। ओस्लो समझौता क्या है? ओस्लो समझौता की फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जो है, जो PLO है, और इजराइल सरकार के बीच में हुआ था। और यह इस समझौते का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 2 स्टेट समाधान को अमल में लाकर दशकों से संघर्ष को समाप्त किया जाए, मतलब 2 स्टेट बना दिया जाए, इनको अलग अलग बना दिया जाएगा। इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक समझौतों की बात करते हैं तो 1978 में कैंप डेविड समझौता होता है और ये अमेरिका की मध्यस्थता से किया जाता है। मिस्र और इजराइल के बीच समझौता होता है। ठीक है, दोनों देशों में शांति स्थापित हो जाती है। अब बात करते हैं 1994 में, ये एक जॉर्डन इजराइल शांति संबंधी होती है। और क्या होता है कि इस संधि के बाद जॉर्डन मिस्र के बाद इजराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला दूसरा अरब कंट्री बन जाती है, सेकंड अरब कंट्री बन जाती है। और 2002 में अरब शांति पहल चालू की जाती है और इस पहल को सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया था। इसमें इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की पेशकश की गई थी। अब 2020 में अब्राहम समझौता होता है, तो इजराइल ने और संयुक्त अरब अमीरात ने और बहरीन ने इनने हस्ताक्षर किए। बाद में इसमें सूडान, बहरीन और मोरक्को भी शामिल हो जाते हैं। हालांकि सूडान का अभी इजराइल के साथ समझौता किया जाना बाकी है। इस समझौते को अब्राहम समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्म कौन कौन से? इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का मूल संबंध पैगंबर अब्राहम से है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अब्राहम समझौता कहते हैं। 2020 में किया गया था। और वर्तमान में केवल 5 अरब देशों के साथ, मिस्र के साथ, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के साथ इजराइल के राजनीतिक संबंध है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो इस इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का क्या आरोप है। तो भारत लगातार 2 स्टेट समाधान का क्या करता रहा? समर्थन करता रहा है और आरंभ से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन की योजना और इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था। 2017 में भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के मामले में डिहाइफिनेशन का पालन करा। डिहाइफिनेशन क्या होता है कि जैसे ये इंडिया है, यहाँ सॉरी आज पेन नहीं चल रहा, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपको पिक भी नहीं दिख रही होगी, मतलब पिक क्या कि मेरी वीडियो भी नहीं दिख रही होगी, तो आप आज ऐसे देखिएगा। तो डिहाइफिनेशन नीति का मतलब क्या है कि जैसे कि आप हमारे 2 हाथ होते हैं और जो हमारा सिर है उसको हम इंडिया मान लेते हैं, जो हमारा सिर है उसको इंडिया मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड में हम मान लेते हैं इजराइल को और राइट में मान लेते हैं फिलिस्तीन को। तो जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि राइट वाला क्या सोचेगा। तो मतलब हम अगर अपनी जो विदेश नीति बना रहे हैं तो इजराइल के साथ हम अलग नीतियों को बनाएंगे और फिलिस्तीनियों के साथ अलग नीति को बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिहाइफिनेशन नीति बोलते हैं, कि एक को देखे बिना दूसरे को नीति बना देना। ठीक है, आप सबको पता होगा ऑपरेशन अजय भी चर्चा में रहा है और वनडे एग्जाम वगैरह में काफी पूछा जा चुका है, उसको काफी पूछा जाएगा, मतलब पूछने की संभावना है। पूछा कहाँ जाएगा, क्या एग्जाम तो हुआ नहीं अभी। अब बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। तो ये भारत ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ है। इजराइल ने फंसे 18,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरू किया है।
अब हम बात करते हैं योम किप्पुर युद्ध की। योम किप्पुर युद्ध को जो फोर्थ अरब इजराइल युद्ध वॉर 1973 की 50वीं वर्षगांठ पर इजराइल द्वारा क्या किया गया, सॉरी, इजराइल पर हमला कर दिया गया। गौरतलब होगा कि जो चौथे जो अरब इजराइल युद्ध है उसको हम योम किप्पुर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो योम किप्पुर युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का समर्थन किया, और जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, उसने मिस्र और सीरिया का समर्थन किया। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के प्रयासों के बाद युद्ध विराम लागू होता है। जो हमारा नेक्स्ट चर्चा में रहा है वो कौन सा, जेनेवा कन्वेंशन ऑन एंड रूस और यूक्रेन वॉर की बात करते हैं। तो चर्चा में क्या हो रहा है, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सैनिकों पर जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जेनेवा कन्वेंशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत 4 संधियां की गई और 3 प्रोटोकॉल्स हैं। तो उनमें देख लेते हैं कि जो संधियां कौन कौन से, जो समझौता किया गया है, जो पहला कन्वेंशन किया गया है उसमें शामिल है कि मतलब इसके तहत युद्ध के दौरान भूमि पर घायल और बीमार जो सैनिक होंगे उनकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। जो दूसरा कन्वेंशन है उसमें जो समुद्र में घायल, बीमार, जहाज दुर्घटना और घायल कर्मियों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। जो तीसरा कन्वेंशन है यह युद्धबंदियों पर लागू होता है। और जो चौथा कन्वेंशन है ये जो अधिकृत क्षेत्र सहित नागरिकों की रक्षा करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। जो पहला और दूसरा प्रोटोकॉल है ये गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों के लिए सुरक्षा का प्रावधान करता है। और जो प्रोटोकॉल थर्ड है यह रेड क्रिस्टल के रूप में एक अतिरिक्त प्रतीक अपनाया गया है। इसे रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट प्रतीक के समान अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। ठीक है, एक और पॉइंट चर्चा में रहा, डर्टी बम। तो रशिया ने दावा किया है कि जो यूक्रेन है वो डर्टी बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। डर्टी बम में क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम होता है। इसके विस्फोट के बाद हवा के जरिए रेडियोधर्मी सामग्री दूर दूर तक फैल जाती है। और डर्टी बम को परमाणु बम की तुलना में बहुत सस्ते से और बहुत तेजी से बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है जो नॉर्थ सी समिट है जो चर्चा में रहा है। तो चर्चा में क्या हो रहा है कि इसका दूसरा उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, 2050 तक उत्तरी सागर को यूरोप का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाना। इसके लिए जो उत्तरी सागर की अपतटीय पवन ऊर्जा को 2030 तक 120 गीगावाट और 2050 तक 300 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तरी सागर के बारे में, नॉर्थ सी के बारे में। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, तो ये उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है जो पूर्व में नॉर्वे और डेनमार्क के, और पश्चिम में स्कॉटलैंड में इंग्लैंड, और दक्षिण में जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। यह डोवर जल संधि और इंग्लिश चैनल द्वारा अटलांटिक महासागर से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये चर्चा में हो गया। और जो चर्चा में रहा है वो रहा कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP। तो चर्चा में क्यों रहा है, चर्चा में इसलिए रहा कि यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हो गया है और 12वें सदस्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हुआ है। इसमें 12 सदस्य हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो मार्च 2018 में इस पे हस्ताक्षर होते हैं और दिसंबर 2018 से इसको लागू किया जाता है। यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2018 में 11 देशों के बीच समझौते पर सहमति बनी थी। अब कौन सा देश हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यूके 12वां देश हो जाता है। अगर सदस्यों की बात अगर हम इसकी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और यूनाइटेड किंगडम अब बन जाता है। इसके 12 सदस्य हैं फिलहाल। अब जो चर्चा में रहा है वो है विंडसर फ्रेमवर्क।
तो चर्चा में क्या हो रहा है, जो यूनाइटेड किंगडम है और जो यूरोपीय यूनियन है, जो विंडसर फ्रेमवर्क नामक एक समझौते पर सहमत हो गए हैं। तो यह समझौता उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा। जो विंडसर फ्रेमवर्क की विशेषता क्या कि दी टू लेन सिस्टम और स्टॉकमार्क ब्रेक की शुरुआत की गई है। ठीक है, द टू लाइन सिस्टम क्या है कि वस्तु और व्यापार को आसान बनाने के लिए ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम को अपनाने की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत जो ग्रीन लेन है उन वस्तुओं के लिए होगी जो ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड भेजी जाएंगी, और रेड लेन उन वस्तुओं के लिए होगी जो यूरोपीय संघ को भेजी जाएंगी। अब बात करते हैं स्मार्ट ब्रेक की बात करते हैं। तो इसके तहत लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उत्तरी आयरलैंड की विधायिका यूरोपीय संघ के वस्तु संबंधी उन नियमों का विरोध कर सकती है जो उत्तरी आयरलैंड की रोजमर्रा की जिंदगी पर व्यापक और दीर्घकालीन प्रभाव डाले। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो नया वर्ड है कौन सा, लुसोफोन वर्ड। तो इसमें 4 महाद्वीपों के 9 देश शामिल होते हैं, और पुर्तगाल दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक तेजी बोले जाने वाली भाषा है। और 1996 में पुर्तगाली भाषाई जो देशों के समुदाय का गठन किया गया था, और इसे क्या बोलते हैं, इसे लुसोफोन कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि शटल डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि उन देशों के बीच राजनयिकों के आवागमन को कहते हैं जिनके नेता आपसी विवाद निपटान के लिए एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करने से मना कर देते हैं, एक दूसरे के सामने आने से मना कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, शटल डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो जापान और दक्षिण कोरिया के संबंधों में ये जो बातचीत हुई है इनको क्या बोला गया, शटल डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, जो प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो है हमारी यूनिट जो इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं वो चर्चा में रहे। तो सबसे पहला कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है, और इसमें भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है। तो आतंक से निपटने के लिए जो कुछ पहले की गई, जो वैश्विक लेवल पर है, तो पहले की गई ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी 2006 में महासभा के एक संकल्प के द्वारा अपनाया गया था। फिर दूसरे कौन से, काउंटर टेररिज्म कमेटी CTC, तो ये भी UNSC की संकल्प 1373 2001 में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कार्य सौंपा गया था। दूसरा नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम। तो यह क्या कि एक अनौपचारिक गैर राजनीतिक बहुपक्षीय मंच है जो हितधारकों के बीच में एक ओपन चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, यूनाइटेड नेशन काउंटरिंग टेररिज्म ट्रैवल प्रोग्राम है। और उसके बाद एक जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को देखती है। उसके बाद रेट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो ग्लोबल लेवल पे चलाया जा रहा है वो क्या है, कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT की बात करते हैं। अब देखते हैं कि जो आतंकवाद के निपटने के लिए भारत द्वारा कुछ पहले की जा रही है वो कौन कौन सी पहले हैं। तो सबसे पहले है जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1937 है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या कि जो NIA की स्थापना की गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई है। और नेट ग्रिड भी बनाया गया है। नेट ग्रिड का उद्देश्य क्या कि भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको प्रदान करेंगे। और केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत 2 नए डिवीजन बनाए गए हैं। पहला डिवीजन क्या बनाया गया है, जो आतंकवाद रोधी और उग्रपंथ रोधी डिवीजन, और जो दूसरा डिवीजन बनाया गया है वो साइबर और सुरक्षा डिवीजन का गठन किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA की बात कर लेते हैं। तो 1967 में लाया गया, तो आप सबको पता ही है।
चर्चा में क्या हो रहा है, जो यूएपी है 1967 के तहत जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के साथ साथ 9 मैतेई चरमपंथी समूहों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। यूएपीए के बारे में बात करते हैं तो 1967 में को व्यक्ति और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से भी संबंधित है। जो इसमें मुख्य प्रावधान है इस अधिनियम के तहत जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध है, तो अर्थात बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास के प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है। जो यूएपी अधिनियम के तहत जो मामलों की जांच होगी वो राज्य पुलिस या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों कर सकती हैं। आतंकवादी की इसमें जो कृत्य हैं उनकी परिभाषा दी गई, मतलब इसमें भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना अथवा भारत में किसी विदेश में आतंकवादी हमले करने के इरादे से किया गया कोई भी कृत्य इसमें शामिल होगा। आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करना ऐसा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्या है, चर्चा में क्यों रही है। हाल ही में रूस में वैगनर ग्रुप नामक एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने देश के रक्षा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। प्राइवेट मिलिट्री कमेटी के बारे में हम बात करते हैं तो ये निजी स्वामित्व मतलब इस पर निजी स्वामित्व में संचालित एक संगठन की तरह होती है और ऐसे संगठन अनुबंध के आधार पर सैन्य और सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, जो वैगनर ग्रुप है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो वैगनर ग्रुप को पीएमसी वैगनर के नाम से भी जाना जाता है और इसे अप्रत्यक्ष रूप से रूसी सेना और खुफिया एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये एजेंसी क्या करती है, ग्रुप को हथियार की आपूर्ति करती है और प्रशिक्षण के लिए रूसी सैन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। 2014 में पहली बार वैगनर ग्रुप की पहचान हुई थी। अब बात करते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA है, जो कि बहुत चर्चा में बना रहता है। तो वित्त मंत्रालय ने जो PMLA 2002 है उसके परिवर्तनों को अधिसूचित कर दिया गया है। तो नए बदलाव क्या होंगे, नए बदलावों के तहत अपने क्लाइंट मतलब ग्राहकों की ओर से वित्तीय लेन देन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होंगे, जो CA होंगे, जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे या कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स होंगे को PMLA के दायरे में लाया जाएगा। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर PMLA की बात करते हैं तो 2002 में इसको लाया गया था और इसे धन शोधन से निपटने के लिए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता वियना कन्वेंशन सहित के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था। जो ED है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, जो उसको क्या करते हैं मतलब धन शोधन कानूनों को लागू करने वाली एजेंसी है। और जो ED है वो भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार फॉर्मेशन हुआ है कि ED किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो वो राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्पेस वॉरफेयर। जो अंतरिक्ष युद्ध है वो सुर्खियों में क्यों रहे। तो चीन ने कथित तौर पर दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है और यह शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस होगा। यह नई कमान चीन की 5वीं सेना के रूप में कार्य करेगी। तो वर्तमान में चीन के पास 4 कमान कौन कौन सी हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट सेना। इसके बाद कौन सी होगी, नियर स्पेस कमांड में स्थापित की जा रही है 5वीं कमांड। अब बात करते हैं नियर स्पेस कमांड की। तो नियर स्पेस कमांड पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र को कहते हैं। इस क्षेत्र में हवा बहुत विरल होती है जिसमें सैन्य विमानों को उड़ान भरने में कठिनाई होती है। साथ ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण के चलते यहाँ उपग्रहों को भी स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नो मैंस लैंड जोन भी कहा जाता है। ठीक है,
जो चीन के नियर स्पेस कमांड में कौन कौन होंगे, उसमें होगा आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे जो दुश्मन की महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए होंगे। दूसरा क्या होगा, दुनिया भर में ऊंचाई पर निगरानी रखने के लिए जासूसी गुब्बारे होंगे, सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन होंगे और अन्य सहायक उपकरण भी इसमें होंगे। अंतरिक्ष युद्ध के बारे में बात करते हैं तो अंतरिक्ष युद्ध की बहस की शुरुआत 1962 में 1962 में हुई थी और इस दौरान अमेरिका ने अंतरिक्ष में भू आधारित परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था। इसके परिणाम स्वरूप अंततः 1967 की जो बाहर अंतरिक्ष ट्रीटी थी, ओएसटी थी, वो संपन्न हुई थी। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष आधारित हथियारों के प्रकार की बात करते हैं तो ये मेनली 5 प्रकार के देखे जा सकते हैं। कौन से? जो एक तो अर्थ टू स्पेस काइनेटिक वेपन्स, दूसरा क्या जो स्पेस टू स्पेस काइनेटिक वेपन्स, तीसरा जो है वो स्पेस टू अर्थ काइनेटिक वेपन्स एंड फोर्थ अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स। तो ये 5 तरह के इसमें हथियार होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? देखते हैं कि जो अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए भारत द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, वो कौन कौन से? मिशन शक्ति के द्वारा एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल चालू की गई है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय सशस्त्र बल की 3 सेवा एजेंसी है और नेविगेशन के लिए नाविक चलाया गया है और इंडिया स्पेस EX चलाया गया और मिशन डेफ स्पेस चलाया गया है जो अंतरिक्ष रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकियों को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, इससे रिलेटेड एक ऑपरेशन रहा है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त NCB ने जनवरी 2022 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या? जो समुद्री मार्ग में लाए जाने वाले प्रतिबंधित जो मादक पदार्थ हैं उनका भारत में प्रवेश होने से रोक देना। जो यह ऑपरेशन है यह केंद्र सरकार की एक योजना का हिस्सा है जिसके तहत 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग इंडिया की बात करते हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने NCB ने और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और केरल तट के पास कम से कम 2500 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया। इसमें जो मेथाम्फेटामाइन होने की संभावना है। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में रहा। अब देखते हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसका गठन 1986 में जो NDPS एक्ट 1985 के तहत इसको गठन किया गया था। ठीक है, और इसको जो है वो सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है अगर स्टेटस की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेमशवेयर रिपोर्ट। रेमशवेयर रिपोर्ट जारी की है किसने? CERT इन ने, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा जारी की गई है। लॉकविट भारत में सबसे ज्यादा कुख्यात रेमशवेयर वेरिएंट था और उसके बाद मैकेप और DJVU स्टॉप रेमशवेयर का स्थान आता है। तो इतना आ गया समझ में। अब बात करते हैं आगे जो अन्य घटनाक्रम रहे हैं, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इनको आप एक बार देख लेना। हाँ, ये इसको देखते हैं जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है CAPF है, तो चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि जब पिछले 13 वर्षों में जो CAPF के 1532 जवानों ने सुसाइड की है, आत्महत्या की है। अब CAPF के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में इसमें 7 अलग अलग केंद्रीय सशक्त पुलिस बल शामिल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। CAPF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं जो कि इंपोर्टेंट कहीं भी आप कोट्स कर सकते हैं, 3.76% है। जो CAPF है उसमें शामिल बल कौन कौन से होते हैं? एक तो SSB होता है। SSB क्या है कि 1963 में भूटान और नेपाल पर लगी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था। दूसरा क्या है?
वो बीएसएफ है। तो बीएसएफ का गठन 1965 में किया गया था और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली जो इंडियन बाउंड्री है वहां की सुरक्षा करता है। तीसरा कौन सा, आईटीबीपी है। तो ये भारत और चाइना की सीमाओं की सुरक्षा के लिए 1962 में जब वॉर हुआ था उसके बाद इसको गठन किया गया था। और असम राइफल, तो ये इस असम राइफल को 1935 में ब्रिटिश चाय बगानों की सुरक्षा के लिए कछार लेवी के रूप में गठित किया गया था और 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया था। तो और यह भारत और म्यांमार सीमा की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की। तो यह विधि के शासन, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में गठन किया गया था इसका। अब देखते हैं कि सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो 1969 में 1969 में इसका गठन होता है और जो सीआईएसएफ है यह महत्वपूर्ण सरकारी भवन, स्मारक, हवाई अड्डे और जो परमाणु प्रतिष्ठान है उनको रखता है और दिल्ली मेट्रो को भी ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं। तो 1986 में इसको गठन किया गया था। जो इसका मुख्य कार्य है वो देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलू और गतिविधियों से निपटना है। देखते हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी चर्चा में क्यों रही है। तो रशिया ने ओपन स्काई ट्रीटी से स्वयं को अलग कर लिया है। ओपन स्काई ट्रीटी एक समझौता है जो प्रत्यक्ष पक्षकार देश को किसी अन्य पक्षकार देश के सैन्य बलों और उसकी गतिविधियों पर डेटा एकत्रित करने के लिए अल्प अवधि सूचना पर निशस्त्र और टोही उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देता है। ओएसटी पे, ओपन स्काई ट्रीटी पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसको 2002 में इसको लागू किया गया था। भारत और चाइना इस संधि के पक्षकार नहीं है। अब देखते हैं कि ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चालू किया है, लॉन्च किया है और यह बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल। यह ऑपरेशन समुद्री सुरक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, सेशेल्स, स्पेन जैसे देशों के साथ को एक साथ लाता है। ठीक है, तो ये रहे चर्चा में। अब देखते हैं जो सुर्खियों में रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास, जहां से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो यूएसए है वहां कौन से, साल्वेक्स नौसेना का युद्ध अभ्यास 2023, वज्र प्रहार थल सेना का। जो फ्रांस है वहां बरुणा अभ्यास चलाया जाता है नेवी के द्वारा। कजाकिस्तान है वहां पर काजिंद चलाया जाता है संयुक्त सेना के द्वारा। मंगोलिया में नॉर्मेडिक एलिफेंट चलाया जाता है संयुक्त सेना के द्वारा। जापान में जिमेक्स 23 नौसेना के द्वारा। धर्म गार्जियन संयुक्त सेना के द्वारा और वीर गार्जियन वायुसेना के द्वारा। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में बोंगोस सागर चला जाता है, बोंगोस सागर 23 नौसेना के द्वारा। और जो इंडोनेशिया है वहाँ पे समुद्र शक्ति चलाया जाता है नौसेना के द्वारा। और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे ऑर्सिंडेक्स चलाया जाता है नौसेना के द्वारा। जो सिंगापुर है वहाँ पे सिम्बेक्स नौसेना के द्वारा। और जो श्रीलंका है वहाँ पे स्लाइनेक्स और मिशन शक्ति 2023। ठीक है, जो स्लाइनेक्स है वो नवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। और जो मिशन शक्ति है वो एक संयुक्त एक्सरसाइज है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि मालदीव में क्या है कि अभ्यास एक था, ये नौसेना के द्वारा और इक्विवेलेंट थल सेना के द्वारा चलाया जाता है। जो सऊदी अरब है वहाँ पे अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना के द्वारा चलाया गया है। और जो मिस्र है, जो इजिप्ट है वहाँ पे ऑपरेशन चक्रवात 1 जो कि थल सेना के द्वारा चलाया जाता है। अब जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पे अभ्यास जायद तलवार चलाया जाता है नवल के द्वारा, नवल एक्सरसाइज है नौसेना के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सब हमने जो ऑपरेशन रहे थे चर्चा में उन सबको देख लिया है। अब देखते हैं कि कुछ त्रिसेवा अभ्यास भी रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन कवच रहा है चर्चा में।
तो यह अंडमान और निकोबार कमान ANC में आयोजित किया गया, और यह सेना, नौसेना, वायुसेना और जो तटरक्षक बल हैं, जो कोस्ट गार्ड्स हैं, उनकी परिसंपत्तियों से जुड़ा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब उसके बाद देखते हैं कि ब्राइट स्टार 23। ब्राइट स्टार 23 क्या कि मिस्र में आयोजित एक द्विवर्षीय बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है ये भी, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जैसे कि ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस किस किस के बीच में किया जाता है। इस अभ्यास में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम और सेशेल्स ने भाग लिया है। उसके बाद देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट अभ्यास 2023 मंगोलिया में आयोजित हुआ, और यह शांति स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। और भारतीय सेना ने भी, इंडियन आर्मी में इसमें क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद देखते हैं इनियोचोस 23, इसे ग्रीस वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया, और यह एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। ऑपरेशन ओरियन, तो यह भी क्या कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और USA की वायुसेनाएं भाग लेती हैं। मालाबार एक्सरसाइज किया कि चार साझेदार देशों के बीच होने वाला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 4 देश कौन कौन से, वो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान और USA है। उसके बाद उनके बाद किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा जो रहा है एक्सरसाइज, वो है डेजर्ट फ्लैग। तो यह क्या है, यह भी वायुसेना का अभ्यास है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात ने फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संयुक्त सेना थी, जो वायुसेना है, उन्होंने भाग लिया है। तो ये मैगजीन हमारी हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। तो जैसे ही कोई और मैगजीन आती है विजन की या किसी और की, तो उसको हम कवर करते हैं। अगर किसी और मैगजीन को भी आप कवर कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।